मेरी बेटी की शादी पर मेरे अमीर समधियों ने मुझे मेहमानों के सामने नौकर समझकर पानी पिलाने को कहा। मैं चुपचाप पानी पिलाता रहा। अचानक से फंक्शन में शहर का सबसे बड़ा कमिश्नर आया और वो सीधा मेरे पास आकर झुक गया। सब लोग हैरान रह गए कि ये गरीब आदमी कौन है। तब कमिश्नर ने माइक पर ऐसी बात कही कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम शरद है और मेरी एक ही बेटी थी, और मेरी पत्नी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि बेटी जवान हो जाए तो उसकी शादी अमीर घर में की जाए। और ये ख्वाहिश उसके लिए जुनून की हद तक बढ़ गई थी। वो कहती थी कि बस बेटी की शादी अमीर लोगों में होनी चाहिए। मैं कहता था कि ये क्या तरीका है, हम लोग अपने जैसे लोगों में ही उसकी शादी करेंगे ताकि वो लोग हमारी बेटी को नीचा नहीं समझें। पर मेरी पत्नी कहती थी कि सारी जिंदगी जिस तरह से मैंने गुजारी है, मैं ही जानती हूँ। मेरे छोटे छोटे सपने थे जो एक भी पूरा नहीं हो सका। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तरसती रही हूँ। हम सच में काफ़ी गरीब थे। मेरी कमाई भी ज़्यादा नहीं थी। एक छोटा सा किराए का घर था जिसकी दीवारों पर नमी जमी रहती थी। ठंड में फर्श से ठंड हड्डियों में उतरती थी और गर्मियों में छत आग बरसती महसूस होती थी। महीने के आखिर में राशन गिनते हुए हाथ कांपते थे। कभी दवाई पहले ख़त्म हो जाती और कभी पैसे। मैं मेहनत करता था, मजदूरी भी की, दुकान पर काम भी किया, लेकिन हालात कभी हमारे अच्छे नहीं हो सके। मेरी पत्नी की बीमारी ने उसको अंदर से तोड़ कर रख दिया था। जिस्म कमज़ोर हो गया था और दिमाग हर वक्त किसी डर से जकड़ा हुआ रहता था। वो रातों को जाग जाग कर बेटी को देखती रहती। उसको लगता था कि अगर वो कुछ किए बिना दुनिया से चली गई तो सब बेकार हो जाएगा। उसके दिमाग में ये बात उस वक्त बस चुकी थी कि अमीर की ही इज्जत है और पैसा ही सबसे ज़रूरी है। वो अपनी नाकाम जिंदगी को बेटी की शादी से बदल देना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। अब इतने बुरे हालात भी नहीं हैं कि तुम्हें तरसना पड़े। उसने कहा कि अभी भी कौन से अच्छे हालात हैं। महीने के 60-70 हज़ार रुपये कमाना आजकल के दौर में कुछ भी नहीं होता। उसकी बातों में मायूसी भी थी और गुस्सा भी। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर चुकी थी। वो कहती थी कि मैं अब मरने वाली हूँ, अब मेरी कौन सी ख्वाहिश रह गई है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ जाता था। मुझे उसके लिए बुरा भी लगता था और दुख भी होता। मैं जानता था कि बीमारी ने उसकी सोच बदल दी है। उसके लिए अमीर घर एक सपना नहीं बल्कि एक छुटकारा बन चुका था। वो कहती थी कि अब मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश और आखिरी मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपनी बेटी की शादी अमीर लोगों में करके जाऊं। वो ये बात ऐसे कहती थी कि जैसे कोई वसीयत हो। मैं खामोश हो जाता था क्योंकि मैं उसके डर को समझता था। वो गरीबी से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से डर गई थी जो उसने खुद झेली थी। मेरी बेटी भी मेरी पत्नी की तरह बेचारी और मासूम थी। उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि उसकी माँ अपने जुनून में आकर उसकी ज़िंदगी के फैसले के बारे में क्या करने वाली है। वो अभी बच्ची थी। उसकी दुनिया किताबें, खेल और माँ बाप के साथ तक थी। उसने कभी ये भी नहीं सोचा था कि उसकी खूबसूरती एक दिन उसके लिए इम्तिहान बन जाएगी। मेरी पत्नी को डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि अपने घर से भी नहीं निकलना, बस आराम करना है। उसका जिस्म बीमारी से कमज़ोर हो चुका था। सांस फूल जाती थी, चेहरा हर वक्त पीला रहता था, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही तरफ चल रहा था। उसके लिए अब अपनी जान से ज़्यादा बेटी की शादी ज़रूरी हो गई थी। वो दवा खाने के फौरन बाद ही रिश्तों की बातें शुरू कर देती थी। मैं उसको समझाता कि पहले अपनी सेहत को देख लो, तबीयत ठीक होगी तभी तो तुम बेटी की शादी करोगी। तो वो कह देती थी कि वक्त नहीं है मेरे पास। मैं चाहती हूँ मैं मरने से पहले अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की शादी कर लूँ। वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी और वो उसके लिए खुद घर घर जाती थी, बीमारी के बावजूद कमज़ोर कदमों के साथ। बेटी की माँ होकर लोगों के दरवाजे खटखटाती थी, उनसे बात किया करती थी, कहती थी कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताओ। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद होती थी, ऐसी जिद जो इंसान को अंधा कर देती है। उसकी एक दोस्त थी जो रिश्ते करवाती थी, पर वो इतनी बिजी रहती थी कि उसको टाइम नहीं मिलता था। मेरी पत्नी उसके घर जाकर उससे बार बार पूछती थी। वो कभी खाली हाथ लौट आती, कभी थोड़ी सी उम्मीद लेकर, लेकिन उम्मीद हर बार थक कर मर जाती थी। एक दिन मैं घर पर आया तो वो सामने बैठे हुई थी। उसके सामने वही रिश्ते करवाने वाली औरत भी बैठी हुई थी। मैं खामोश होकर एक कोने में खड़ा हो गया। मैंने उनकी बातें सुनी और मुझे अंदाज़ा हो गया कि हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो औरत कह रही थी कि लोग तो बेटी नहीं लेकर जाते,
लोग लेकर जाते हैं सामान और सामान के साथ बेटी को भी ले जाते हैं, क्योंकि बिना वजह तो कोई आपके घर आकर आपसे सामान नहीं मांगेगा। वो कहेंगे कि बेटी के साथ सामान नहीं दे रहे, आप लोग सामान के साथ बेटी दे रहे हैं। वो औरत ये बात ऐसे कह रही थी जैसे कोई सच बता रही हो, जैसे ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। उसने कहा कि अब तुम लोग क्या ही तो दे सकते हो, बड़े घर में रिश्ता जोड़ोगे तो बड़ी गाड़ी, बड़ा दहेज, पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा। और जो इतने बड़े और अमीर लोग होंगे, उनकी तेरी बेटी में क्या दिलचस्पी होगी। मैं ये सारी बातें सुनकर हैरान हो गया था। मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया। मैं सोच रहा था कि अगर सच में ऐसा होता है तो फिर लोग बेटियों के पैदा होने पर इतना दुख क्यों मनाते हैं, इतना उदास क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ना तो उनको इस सोसाइटी में सिक्योरिटी दे सकते हैं, न अच्छी पढ़ाई करवा सकते हैं, न उनकी शादी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे लालची लोगों में अगर उनकी शादी करें तो उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी भी नहीं ले सकते कि शादी के बाद वो खुश रहेगी या नहीं रहेगी। मेरी पत्नी खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। फिर उसने मेरी बेटी दृष्टि को बाहर बुलाया। उसकी आवाज़ में अजीब सी कपकपाहट थी। दृष्टि बाहर आई, सादे से कपड़ों में खुले हुए बालों के साथ, आंखों में मासूमियत लिए हुए। जैसे ही उस औरत की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो वो हैरान रह गई थी। उसने आंखें फैला ली और फौरन से बोली कि कितनी खूबसूरत लड़की, मैंने तो इतनी लड़कियों के रिश्ते करवाए हैं, ऐसी खूबसूरत लड़की तो मैंने भी नहीं देखी। वो औरत बोलती चली जा रही थी, कहने लगी, क्या अरे ये तो मेरे बेटे के लिए ही, मुझे दे दो। मेरी पत्नी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी की लहर आ गई। उसने फौरन से कहा कि नहीं, देखो, हमारे पास देने के लिए ज़्यादा दहेज नहीं है, पर हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है। उस औरत ने हंसते हुए कहा कि बात तो ठीक है, चलो देखती हूँ कोई रिश्ता तेरी बेटी के लिए। पर उसके लहजे में संजीदगी कम और मतलब ज्यादा था। मेरी पत्नी बार बार यही कह रही थी कि अमीर लोग होने चाहिए। वो ये शब्द बार बार ही दोहराती थी, जैसे उसके बिना बात पूरी ही नहीं होती हो। लेकिन मुझे फिर भी यकीन था कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर मेरी पत्नी ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसने कहा कि हम झूठ बोल देंगे कि लड़की के नाम प्लॉट भी है जो हम दहेज में देंगे, और बाद में कह देंगे कि प्लॉट पर कब्जा हो गया। उस औरत ने फौरन से कहा कि हाँ, ये जुगाड़ भी रखा जा सकता है, जैसे यह सब कोई आम सी बात हो। अब मैं सामने आ गया। मैं और खामोश नहीं रह सका। मैंने कहा कि किस तरह की बातें कर रही हो, ऐसे वो प्लॉट के नाम पर बेटी ले जाएंगे, बाद में उनको पता चलेगा कि प्लॉट नहीं है तो हमारी बेटी के साथ क्या करेंगे। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा कि ससुराल जाकर जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट होगी और उनको बेटा पैदा करके देगी तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। मेरी जुबान बंद हो गई, मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये मेरी पत्नी को हो क्या गया है। ये वो औरत नहीं थी जिसको मैं जानता था। ये बीमारी नहीं थी, ये डर था, ये गरीबी की मार थी जिसने उसकी सोच को बदलकर रख दिया था। वो औरत चली गई तो मेरी पत्नी के साथ मेरा झगड़ा भी हुआ। मुझे पता था कि वो बीमार है और मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था। ये भी सच है कि जब मुझ पर गरीबी थी और मेरे हालात ख़राब थे तो मैं हालात का गुस्सा उसके ऊपर भी निकाल देता था। यही वजह थी कि वो बेचारी आज ऐसी हो गई थी। पर जब से मुझे पता था कि उसकी तबीयत ख़राब है, मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करूं। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगी, झूठ के सहारे हम बेटी को विदा नहीं करेंगे। मगर उसने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, अमीर आदमी के साथ रहेगी, प्यार तो वैसे भी नहीं मिलता। पति कभी पत्नी से प्यार नहीं करता, बस उसको घर में इसीलिए रखा हुआ होता है कि बाहर से बेइज्जत होकर आए तो कोई घर में हो जिसको बातें सुना सके, अपना गुस्सा निकाल सके, अपने मन को हल्का कर सके, या जिससे अपने मतलब को पूरा कर सके। कम से कम पेट तो भरा हुआ हो, जिस्म पर अच्छे कपड़े हों। उसने रोते रोते आंखों से आंसू साफ करे तो उसको अपनी उंगलियों में सोने की अंगूठियां नजर आईं, और फिर वो यही सोचकर आंसू साफ कर लिए कि चलो, मेरे पास खुशी नहीं है, पति का प्यार नहीं है, कम से कम पैसा तो है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा कि यही तो तुमने मेरे साथ किया है ना। मेरे पास ना तो पति का प्यार था और ना पैसा था, ना खुशियाँ, और अब सेहत भी नहीं है। अपनी बेटी के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस पर मैं चुप हो गया और क्या ही कह सकता था। मेरी बेटी भी मुझसे पूछने लगी
कि आप लोग मेरा नाम ले लेकर क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या बात है? मैंने कहा कि बेटा कुछ नहीं, और तुमने परेशान नहीं होना। तुम्हारी मम्मी थोड़ी सी परेशान है, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता करेंगी। बस तुम ऊपर वाले से अपने अच्छे नसीब के लिए प्रार्थना करो। वो कहने लगी थी कि पापा, मम्मी कह रही थी कि आपने मम्मी के साथ बहुत बुरा किया है, और अगर ऊपर वाले ने आपको सज़ा दी तो मेरे साथ भी बुरा होगा। मैं ये सुनकर डर गया, क्योंकि ये बात सच थी कि मैंने किसी की बेटी के साथ जो कुछ भी किया था, अगर मेरी बेटी के साथ वो सब कुछ होता, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मैंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊपर वाला मासूम लोगों को किसी और के नसीब की सज़ा नहीं देता। फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं शुक्र करने वालों को शुक्र का नतीजा मिलता है, और ऐसे ही कुछ मेरी पत्नी के मामले में हुआ। जिस तरह का रिश्ता वो चाह रही थी, बिल्कुल उसी तरह का रिश्ता उसको मिल गया था। जब वो औरत दोबारा से हमारे घर पर आई, तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने आते ही कहा, ये एक बहुत बड़ा घराना है, बहुत अमीर लोग हैं, और उनकी एक ही शर्त है कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। उन लोगों का कहना है कि हम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की चाहते हैं। हमारा बेटा बहुत ही हैंडसम है, पैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए। ये शब्द सुनते ही मेरी पत्नी के चेहरे पर वो खुशी आ गई जो मैंने सालों में नहीं देखी थी। उस औरत ने प्लॉट वाली बात भी उन लोगों को बता दी थी। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि लड़की के नाम प्लॉट भी है। मुझे लग रहा है कि जैसे किसी दलदल में धंसते जा रहे हैं, मगर मेरी पत्नी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसके लिए ये सब किसी सपने को पूरा होने जैसा ही था। घर की सारी अच्छी चीज़ एक कमरे में रख दी गई। जिस कमरे में उन लोगों ने बैठना था, वही कमरा सही से साफ किया गया था। दीवारों पर पड़े दाग छुपाने की कोशिश की गई। पड़ोसियों के घर से महंगे बर्तन मंगवाए गए, कालीन अच्छा वाला बिछाया गया, पर्दे बदले हुए, जैसे ही कुछ घंटों के लिए किसी और जिंदगी में दाखिल होने वाले हों। ये सब किसी बड़े धोखे की शुरुआत है। बेटी को ऐसे तैयार किया गया कि जैसे आज उसकी मंगनी है। उसके बाल संवारे गए, कपड़े खास तौर पर सिलवाकर रखे गए थे। उसके चेहरे पर हल्का और अच्छा सा मेकअप किया गया, मगर वो खामोश थी। वो नहीं जानती थी कि उसके आसपास क्या खेल खेला जा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो हमेशा से थी। मेरी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसके चेहरे पर बीमारी के बावजूद एक अजीब सी रौनक आ गई थी। वो बार बार खुद को देखती रही और फिर बेटी को देखकर मुस्कुरा देती थी। वो लोग आए और आकर बैठ गए। उनके अंदाज में बहुत ज्यादा रौब था। कपड़े महंगे थे। बात करने का तरीका ऐसा था कि जैसे ये सब उनके लिए मामूली सी बात हो। उन्होंने हमारे बारे में भी पूछा। मैंने उनको जो बात थी वही जवाब दिए, मगर मेरी पत्नी बोलती जा रही थी। हमने कहा कि बस एक प्लॉट ही है हमारा, और हमने वही अपनी बेटी के नाम किया है। उन्होंने फौरन से पूछा कि इसकी कीमत कितनी होगी। मेरी पत्नी ने जिस इलाके में प्लॉट बताया था, उसको मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। वो लोग कहने लगे कि उस इलाके में प्लॉट हो तो उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ तो बनती है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर मेरी पत्नी ने एक पल खराब किए बिना कह दिया कि जी ऐसा ही है। उसके लहजे में न कपकपाहट थी न डर था, जैसे वो खुद भी उस झूठ को सच मान चुकी है। वो लोग हमारे घर आकर बैठे थे, मेरी बेटी को देखने के लिए आए थे। मेरी पत्नी झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी, और मैं सबके सामने ये भी नहीं कह सकता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मैं बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैं सोच रहा था कि ये सब एक दिन बहुत बड़ा तमाशा बनेगा, मगर उस वक्त कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब मेरी बेटी सामने आई, तो वो लोग उसको देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कीमती चीज़ देखकर आती है, और कहने लगे कि अगर प्लॉट भी नहीं होता तो हम हीरा हाथ से निकलने नहीं देते। लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये शब्द सुनते ही मेरी पत्नी के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा कि जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ली हो। मेरी बेटी को देखने के लिए सिर्फ लड़की की बहन और एक चाची आई हुई थी। माँ बाप नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि वो लोग बहुत अमीर हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, पर उन्होंने हमें कहा है कि रिश्ता हम करवा दें। उन्हें हमारे ऊपर भरोसा है। ये बात सुनकर मेरी पत्नी और भी ज़्यादा तसल्ली से हो गई थी। उसको लगा कि जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा हो। फिर उन्होंने मेरी बेटी को पसंद कर लिया था, और फिर आते वक्त उन्होंने उसके हाथ में 20,000 रुपये रख दिए थे। मेरी बेटी ने घबराकर मेरी तरफ देखा। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। कुछ दिन के बाद उन पैसों से ही मेरी पत्नी ने
लड़के के लिए अच्छा सा जोड़ा खरीद लिया, महंगी मिठाई खरीदी। वो हर चीज़ बड़े शौक से कर रही थी, जैसे उसके अंदर सालों की अधूरी ख्वाहिश एक एक साथ जाग गई हो। फिर हम लोग भी उनके घर देखने चले गए। जैसे ही हम उस इलाके में दाखिल हुए तो मुझे अपनी गरीबी और ज़्यादा महसूस होने लगी। बड़ी सड़कें, बड़े गेट, ऊंची दीवारें, और वो सच में बहुत ज़्यादा अमीर थे। उसमें कोई भी झूठ नहीं था। गाड़ियाँ थीं, बंगला था, हर तरह का सामान था। हर कमरे में एसी लगा हुआ था, फर्श चमक रहे थे, दीवारों पर महंगी चीज़ें सजी हुई थीं। मेरी पत्नी हर चीज़ को गौर गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, जैसे वो खुद को किसी और दुनिया में महसूस कर रही हो। लड़का भी बहुत हैंडसम था, उम्र में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। उसके बालों में हल्की सी सफ़ेदी थी, चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, बात करने का अंदाज पुख्ता था। मेरी पत्नी ने फौरन से कहा कि जवान जवान लड़कों से शादी करवा दे, और होता उनके पास कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, बंदे को कामयाब होने में 30-35 साल तो लग जाते हैं। अगर लड़का बड़ा है तो क्या ही हो गया, बड़ी उम्र के मर्द से शादी करने से कुछ नहीं होता। वो ये सब ऐसे कह रही थी जैसे खुद को भी समझा रही हो और हमें भी समझा रही हो। मगर मुझे अंदर ही अंदर कुछ खटक रहा था। लेकिन उस वक्त वो सब बातें बेकार लग रही थी। हमें भी वो लोग पसंद आ गए। उनकी दौलत, उनका रहन सहन, उनका रोब, सब कुछ एक सपने जैसा ही था। मेरी पत्नी के लिए तो ये सपना हकीकत बन चुका था। उसके चेहरे पर तसल्ली छाई हुई थी, उसकी आंखों में वो सुकून था जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार शादी की बात पक्की हो गई, सारी बातें हो गईं, तारीख सोच ली गई। मैं खामोशी से सब कुछ देखता रहा। मेरे दिल में कहीं न कहीं एक बोझ सा बैठ गया था, पर उस वक्त उस बोझ की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। लड़के का नाम गौरव था। जब मैं वापस आ गया तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। रास्ते भर में खामोश रहा। मेरी आंखों के सामने वो बड़ा घर, वो गाड़ियाँ, वो एसी वाले कमरे घूमते रहे, मगर दिल को ज़रा भी सुकून नहीं मिला था। घर आकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि लड़की की इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, पूछताछ तो करवानी ही पड़ेगी, ये बेटी का मामला है। मैंने ये बात धीरे आवाज में कही, पर दिल की घबराहट छुप नहीं पा रही थी। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर दी। उसने फौरन से कहा कि पागल हो गए हो, इतने अमीर इंसान की पूछताछ क्यों करनी है? वक्त बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? उसके लहजे में झुंझलाहट थी। उसको लगा कि जैसे मैं उसके सपने के बीच रुकावट बन रहा हूँ। वो बोलती गई, कहने लगी कि ये तो वही बात हो गई ना कि जो चीज़ लेनी है उसकी फैक्ट्री जाकर क्या करना? रिश्ता तो पक्का हो चुका है, अब पीछे हटने की क्या ही बात है? उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस भी था और जिद भी थी। वो किसी सूरत पर ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि इस फैसले में कोई खतरा हो सकता है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उससे कहा कि रिश्ता पक्का हुआ है, शादी नहीं हुई है अभी, बेटी का मामला है, हमें कुछ तो अपनी साइड से भी पूछताछ करनी चाहिए, कुछ दिल को तसल्ली करनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता करना ही पड़ेगा। आसपास के लोगों से बात करना कोई गुनाह तो नहीं। मैं ये कहते हुए भी खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था, पर दिल की आवाज़ यही थी कि खामोश रहना ठीक नहीं। मेरी पत्नी फौरन से बोली कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये हमारी रिपोर्ट निकलवा रहा है तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि ये लोग हम पर शक कर रहे हैं, फिर वो रिश्ता भी तोड़ देंगे। उसकी आवाज़ में डर आ गया था। वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि वो हमारी बेटी की रिपोर्ट तो नहीं निकलवा रहे ना, उसकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं, उसके किरदार के बारे में। बड़े लोग ऐसे ही छोटे घर से लड़की लेकर जा रहे हैं, वो हम पर भरोसा कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा हक है कि हम देख लें कि जिस घर में हमारी बेटी जा रही है वो कैसा है। मेरी पत्नी ने तेज आवाज में कहा कि हमारी बेटी में कोई दाग है क्या? इस सवाल में गुस्सा भी था और चैलेंज भी। वो मुझे दीवार से लगाना चाहती थी। मैंने धीरे से पर साफ शब्दों में कहा कि तो फिर उनके बेटे में भी कोई दाग नहीं होना चाहिए, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो कुछ लम्हे खामोश हो गई। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट आ गई थी। उसको मेरी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कमरे में खामोशी फैल गई। बेटी दूसरे कमरे में थी। उसको कुछ खबर नहीं थी कि उसके नाम पर किस तरह की बहस हो रही है। तो कुछ देर के बाद मेरे दिमाग में बार बार यही सब ख्याल आ रहा था कि अगर हमने आंखें बंद करके ये फैसला कर लिया और बाद में कुछ गलत निकला, तो फिर मैं अपनी बेटी की आंखों में कैसे देखूंगा? मेरी पत्नी ने फिर से शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम बस एक बहाने ढूंढ रहे हो, तुम्हें अमीरों से हमेशा परेशानी ही रही है। अब जब किस्मत ने मौका दिया है तो तुम खुद ही पीछे हटना चाहते हो।
उसके शब्द मुझे चुभ रहे थे, पर मैं जानता था कि ये जिद नहीं बल्कि डर बोल रहा है। वो अपनी पूरी जिंदगी की कमी का बोझ उसके फैसले पर डाल चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं रिपोर्ट ज़रूर निकालूंगा। मैं खामोशी से ये काम करूंगा, किसी को खबर नहीं होने दूंगा। लड़के का पता तो चले कि वो किस तरह का लड़का है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका पास्ट क्या है, उसकी आदतें क्या हैं। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं करवटें बदलता रहा था। मेरी पत्नी सो गई थी पर वो बहुत खुश थी, बार बार हंसती थी। मैं उसकी बीमारी को देखकर नरम भी पड़ता था, पर बेटी का ख्याल आते ही दिल पर सख्त हो जाता। मैं जानता था कि अगर आज मैं खामोश हो गया तो कल पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने अपने दिल में एक बात तय कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी पत्नी नाराज ही क्यों ना हो जाए, मैं अपनी बेटी को बिना जाने बिना परखे किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। उसका नाम गौरव था। अब नाम के पीछे की हकीकत जानना मेरे लिए ज़रूरी हो गई थी। उन लोगों ने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद हम लोग शादी की रस्म कर लेंगे और रिसेप्शन हमारे घर पे ही होगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शादी की रस्म रखनी है। हम चाहते हैं कि शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं, बस सादगी से ही हो जाए। हम इतने गेस्ट को शामिल नहीं करना चाहते। इस बात पर मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको तो यही चाहिए था कि कम खर्चे में बड़े घर का रिश्ता हो जाए। वो बार बार कहती थी कि देखो कैसी समझदार फैमिली मिली है, न दहेज का कहती है, न शोर शराबा, न ही लंबी रस्मों को। एक दिन मैं घर आया तो देखा कि वो लोग मेरे घर से निकल रहे थे। उन्होंने मुझे नमस्ते किया, थोड़ी बहुत बात की और फिर फौरन ही चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में ही कहा कि वो कह रहे थे कि 2 हफ्ते बाद शादी का बोला है, पर हम ज़रा जल्दी में हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने बात जारी रखी कि उनकी एक रिश्तेदार लंदन से आ रही है और 4 दिन बाद वो वापस चली जाएगी, तो वो चाहती है कि वो भी शादी में शामिल हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि परसों में ही शादी कर लेनी चाहिए, यानी शनिवार को। ये सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडा पड़ गए थे। मैंने कहा कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता है भला? इतने कम वक्त में इतना इंतज़ाम कैसे होंगे? मैं अभी बिल्कुल बेटी की शादी करने के लिए तैयार भी नहीं था। मुझे लगा कि ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से निकल रही है। मेरी पत्नी ने फ़ौरन से कहा कि उसका हल वो लोग बताकर गए हैं। वो कह रहे थे क्योंकि हमारी वजह से जल्दी हो रही है, इसलिए होटल हम लोग बुक करवाएंगे। मैंने कुछ सोच कर कहा कि होटल बुकिंग तो मैं खुद करवा लूँगा। उनको फ़ोन करके कह देना कि मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ। मैंने पैसे जमा किए हुए थे। मैंने ये पैसे ख़ास करके बेटी के लिए ही रखे थे। ये सुनते ही मेरी पत्नी ने कहा तो फिर ठीक है, तो फिर परेशानी क्या है? उसके लिए ये एक तरह की जीत थी, जैसे हर रुकावट उसके लिए ख़त्म हो गई हो। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ठीक है, जा रहा हूँ। अब जब फैसला हो ही गया है तो मैं ही सब कुछ देख लेता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने सारे इंतज़ाम शुरू करवाए। होटल बुकिंग का फ़ायदा ये था कि बस होटल बुक करना था, पैसे देने थे और बात ख़त्म। खाना उनकी तरफ से, सारी सजावट वगैरह उनकी तरफ से थी। जगह के इंतज़ाम भी वही कर रहे थे। लड़की के लिए उन्होंने जोड़ा भेज दिया, ज़ेवर भी साथ थे। सब कुछ इतना तेज़ी से हो रहा था कि मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। फिर शनिवार के दिन सुबह सुबह सब लोग तैयार हो गए। मेरी पत्नी खामोश थी, उसकी आंखों में सवाल थे, पर जुबान पर कुछ भी नहीं। वो वो वहाँ की बातों पर भरोसा किए हुए बैठी थी। मेरी पत्नी बहुत खुश थी। वो लगातार यही कह रही थी कि देखो कितनी इज्जत मिल रही है, कितने बड़े लोग हैं, हर चीज़ खुद से कर रहे हैं। हम सब होटल पहुँच गए। हॉल सजा हुआ था, महंगी सजावट, रोशनियाँ, सब कुछ था, एयर कंडीशन माहौल। मेरे दिल में फिर भी अजीब सी बेचैनी सी थी। मेरी पत्नी हर छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज कर रही थी। अभी तक लड़के के माँ बाप से हमारी मुलाकात तक नहीं हुई थी। मैंने कई बार इस बात की तरफ इशारा किया, मगर वो हर बार टाल देती थी। उनके रिश्तेदारों ने कहा था कि शादी में ही मुलाकात हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं। ये बात बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सोच रहा था कि ये कैसा रिश्ता है जिसमें शादी से पहले भी माँ बाप से मुलाकात नहीं हो रही, न सुकून से बात करने का मौका, न बैठकर एक दूसरे को समझने का वक्त। मेरी पत्नी को जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके लिए बस यही काफ़ी था कि रिश्ता अमीर घर में हो रहा है, होटल के ही मंडप में उनकी शादी होगी। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बड़ी शान से बेटी की शादी की है। मैं दिल ही दिल में घबरा रहा था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें इतने सारे शक थे, जिसमें इतनी जल्दी थी, जिसमें इतनी ज़्यादा बातें छुपाई जा रही थी। इस रिश्ते में वो मेरी बेटी को डाल रही थी।
मेरी बेटी जो अभी तक दुनिया की चालाकी से बेखबर थी, जो ये समझ रही थी कि सब कुछ ठीक हो रहा है। हॉल में बैठा हुआ मैं यही सोच रहा था कि ये सब कुछ इतना आसान क्यों लग रहा है? क्यों हर चीज़ बिना सवाल के आगे बढ़ रही है? क्यों मुझे कोई बात ठीक नहीं लग रही? पर इस लम्हे में अकेला था। मेरी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं था। होटल में सब लोग मौजूद थे, लड़का भी आ गया था। मेरी बेटी भी मौजूद थी। लड़का-लड़की के माँ-बाप भी वहाँ पर थे। कुछ रिश्तेदार थे जिनका इंतज़ार हो रहा था। पंडित जी भी आ गए थे। हॉल में एक अजीब-सी खामोशी थी। सजावट की रोशनी पर दिलों में बेचैनी फैली हुई थी। लोग इधर-उधर देख रहे थे। वक्त गुजर रहा था, पर शादी शुरू नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के बाद लड़के के बाप ने मुझे अपने पास बुलाया। उसकी आवाज़ में हुक्म था। उसने कहा कि वो पानी तो पिला दे। कहाँ गए? मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे बुला रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि होटल की तरफ से जो 2-4 वेटर थे, उन्होंने काला सूट पहना हुआ था। तो आज इत्तेफाक से मैं भी उसी तरह का सूट पहने हुए था। शायद उसने मुझे भी वेटर ही समझ लिया था। पर मैंने अपने हक में कोई भी सफाई नहीं देना चाही। खामोशी से उठा, 2 गिलास पानी लिया, धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ गया। मेरे कदम भारी हो गए थे। दिल में अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे इज्जत को ज़मीन पर रखकर चल रहा हूँ। मैंने गिलास उसके सामने रख दिया। उसने गिलास को देखा, फिर मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में नफरत छाई हुई थी। उसने गुस्से से कहा कि ये किस तरह के गिलास लेकर आया है? इनमें से बदबू आ रही है। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने मुझे जोर से धक्का दिया था कि पीछे की तरफ मैं लड़खड़ाकर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं जो नहीं बोला था, मुझे जकड़ लिया। मैंने सर उठाकर देखा। जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसने मुझे चौंकाकर रख दिया। और वहां मौजूद हर इंसान को भी। जिस इंसान ने मुझे पकड़ा था, वो कोई और नहीं बल्कि इस शहर का मौजूद और नया कमिश्नर था। वही कमिश्नर। इसके बारे में पूरे शहर में चर्चा हो रही थी। कहा जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा गबरू जवान है, कम उम्र है और मुकाबले का इम्तिहान पास करके बना है। वही कमिश्नर जिसकी एक नज़र से बड़े-बड़े लोग सीधे हो जाते थे। वही दबंग कमिश्नर जो किसी की एक नहीं सुनता था। वो 6 महीने पहले ही ड्यूटी पर आया था और उसने पूरे शहर को सीधा करके रख दिया था। उसने मुझे गिरने से पहले ही मजबूती से पकड़ लिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट फैल गई। हॉल में बिल्कुल खामोशी सी छा गई। सब लोग खड़े हो गए। हर इंसान की आंखों में हैरत सी फैली हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले। लड़के का बाप भी हैरान खड़ा हुआ था। उसका चेहरा लाल पड़ रहा था। कमिश्नर ने मुझे सहारा दिया। धीरे धीरे मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे पाँव पर पानी गिर गया। उसने फौरन से अपनी जेब से रुमाल निकाला और झुककर उसने मेरे पाँव पर गिरा पानी साफ करना शुरू कर दिया। ये मंजर नाकाबिले यकीन था। पूरा हॉल सांस रोके हुए ये सब देख रहा था। लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। किसी के लिए ये समझना मुमकिन नहीं था कि ये आदमी कौन है, जिसके पास खुद वही कमिश्नर जो किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता था, वही कमिश्नर जिसके सामने बड़े-बड़े ऑफिसर झुक जाते थे, वही कमिश्नर आज एक आम सा आदमी के पाँव साफ कर रहा था। मेरे दिल में उस लम्हे अजीब सी हालत थी। इज्जत, दुख, सब्र एक साथ ही उमड़ आए थे। मैं खामोश बैठा हुआ था। मेरी नज़रें झुकी हुई थी, पर पूरा हॉल मुझे देख रहा था। लड़के के बाप के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसके होंठ कँपकपा रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी उसे क्या हो गया। कमिश्नर ने मेरा पाँव साफ किया, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इज्जत थी। उसने धीरे से कहा कि आप ठीक तो हैं? उस एक पल ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया था। वो शादी हॉल जो कुछ देर पहले सिर्फ एक शादी की जगह था, अब वहाँ पर ताकत, गुरूर और इंसान की असली पहचान का पर्दा चाक हो गया था। सभी लोग हैरान थे। हॉल में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। हर आंख कमिश्नर की तरफ जमी हुई थी। कमिश्नर का नाम कौशिक था। उसने धीरे से लेकिन मजबूत आवाज में कहा, और जो उसने अपने हाथ के इशारे से अपने साथियों को बुलाया। कुछ ही पल में पूरी पुलिस फोर्स अंदर आ गई। गाड़ियों की आवाज हॉल में गूंजने लगी। एक सिपाही के हाथ में हथकड़ी भी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी को पकड़ने के लिए आए हों, पर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शादी का हॉल अचानक से किसी और ही मंजर में बदल गया। कमिश्नर कौशिक ने सबकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सख्ती भी थी। उसने कहा कि आप लोग हंस रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कमिश्नर इस शादी में क्यों आया है, और ये सोच भी रहे होंगे कि ये इस गरीब आदमी के पाँव क्यों साफ कर रहा था। वो कुछ कहने के लिए रुक गया।
पूरा हॉल सांस रोके हुए खड़ा था। फिर उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये गरीब आदमी कौन है। ये गरीब आदमी वो इंसान है जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरे स्कूल की फीस दी थी, जब मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, न सहारा था, न रास्ता था, न कोई उम्मीद। उसकी आवाज़ में गहराई थी। उसने कहा कि इस इंसान ने मुझे मैट्रिक करवाया, मुझे पढ़ाया, किताबें भी लाकर दी। मैट्रिक के बाद जब मैंने टॉप करना शुरू किया तो मेरी पढ़ाई मुफ्त हो गई थी। मगर ये इंसान मेरे साथ अगर नहीं होता तो मैं आज कुछ भी नहीं बन पाता। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत इज्जत थी। उसने कहा कि मैं इसकी दुकान पर काम करता था। मैं सामान उठाता था, झाड़ू देता था, पर उसने कभी भी मुझे मजदूर नहीं समझा। उसने मुझसे कहा कि पैसे मैं दूंगा, तुम्हारा काम पढ़ना है। पूरा हॉल सुनकर हैरान हो गया था। लोग नजरें झुकाए हुए सुन रहे थे। कमिश्नर कौशिक ने कहा, और आज मैं इस इलाके का कमिश्नर बन गया हूँ। सिर्फ कमिश्नर ही नहीं, आज मेरी भी शादी है। ये सुनते ही हॉल में बातें होने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कमिश्नर ने तेज आवाज में कहा, और मेरी शादी दृष्टि से है। सब लोग हैरान रह गए कि कुछ के मुंह हैरत से खुले रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दृष्टि के साथ कमिश्नर कौशिक की शादी हो सकती है। मेरी बेटी हैरान खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों के दिल में सवाल पैदा हुए, ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ? कमिश्नर कौशिक ने बात जारी रखी। उसने कहा, ये खुद मेरे पास आते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इस तारीख को ऐसे घर पर आ जाएं, अपना काम भी हो जाएगा और शादी भी करके जाएगा। वो लोग और ज्यादा हैरान हो गए। कमिश्नर ने कहा कि पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ, शादी तो हो ही जाएगी। उसकी बातें कुछ पहेलियों जैसी ही थी, मगर उसकी आंखों में बिल्कुल यकीन था। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो दूल्हा बना हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर अब डर था। उसके हाथ कांप रहे थे। कमिश्नर कौशिक ने एक इशारा किया। सिपाही आगे बढ़ गया, हथकड़ी खोली, और अगले ही पल उस लड़के के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। पूरे हॉल के लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। किसी ने शोर मचाया, किसी ने ऐतराज उठाया। लड़के के रिश्तेदार आगे बढ़े। वो कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये हमारी बेइज्जती है। कमिश्नर कौशिक ने तेज आवाज में कहा कि बस, खामोश। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि सबकी जुबानें बंद हो गईं। उसने कहा कि आपका ये बेटा संगीन जुर्म में शामिल था। अब ये बात साबित हो गई है, ये साफ तौर पर मुजरिम है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनकर वो लड़का सर झुका गया। उसने कोई भी इनकार नहीं किया। इसका मतलब यही था कि सब सच था। उसके माँ बाप के चेहरे उतर गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी चीखने लगी। वो बोली कि ये तो हमारी बेटी का होने वाला पति है, आप उसको कैसे ले जा सकते हैं? उसकी आवाज में पागलपन था, डर था, टूटने की आवाज थी। मैं आगे बढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि चुप कर जाओ, बैठ जाओ आराम से। मेरी आवाज सख्त हो गई थी। मैं जानता था कि अब खामोश रहना ही बेहतर है। कमिश्नर कौशिक ने उस लड़के को अपनी टीम के हवाले किया। उसने कहा कि इसको लेकर जाओ। सिपाही उसको लेकर चल पड़े। उसके रिश्तेदार भी एक एक करके बाहर जाने लगे। कुछ लोग शर्मिंदगी में सर झुकाए हुए निकल गए, पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि रुक गए। वो पूरा तमाशा देखना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि अब क्या ही होगा। हॉल में फिर से खामोशी छा गई। कमिश्नर कौशिक मेरी तरफ आया। उसने इज्जत से सर झुकाया। उसने कहा कि आज मैं इस इंसान की अमानत वापस लेने आया हूँ। उसकी बेटी, जिसको उसने इज्जत से पाला। फिर उसी जगह उस हॉल में इस पंडित के सामने मेरी बेटी दृष्टि और कमिश्नर कौशिक की शादी हुई। कोई शोर शराबा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सुकून था। मैंने अपनी बेटी को देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। मेरी पत्नी खामोश बैठी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। शायद उसको इस बात का एहसास हो गया था कि दौलत सब कुछ नहीं होती। हॉल में मौजूद लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। एक कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई थी। एक जुनून टूट गया था और एक बेटी सही हाथों में जा चुकी थी। दरअसल बात ये थी कि जब मैं इस लड़के के बारे में पता करने गया तो धीरे धीरे एक ऐसी हकीकत का सामना हुआ जिसने मेरी नींद उड़ाकर रख दी थी। मैंने उसके मोहल्ले में जाकर लोगों से बात की। मैंने दुकानदारों से पूछा, मैंने रिक्शे वालों से पूछा। सब एक दूसरे को देखते थे, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। फिर एक आदमी ने मुझे अलग ले जाकर कहा कि इस लड़के के साथ मामला ठीक नहीं है, वो किसी केस में फंसा हुआ है, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, वो भागा हुआ है, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया, इसलिए वो आज़ाद घूम रहा है। पर असली बात ये थी कि वो अपना असली नाम बदल चुका था। उसी नाम के साथ वो यहाँ पर रह रहा था।
ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरा सर चकरा गया। मैं सोचने लगा कि अच्छा, तो मैं आग में अपनी बेटी को झोंकने जा रहा था। मैं सीधा घर नहीं गया। मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरी आँखों के सामने दृष्टि का मासूम चेहरा घूम गया। मैंने उस वक़्त कौशिक को फ़ोन किया, दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। कौशिक ने फ़ोन उठाया, मैंने उसको सारी बात बताई, जो कुछ पता चला था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने कहा कि ये लड़का तो हमारी पहले से ही तलाश में था। ये एक संगीन मुकदमे में फंसा हुआ है। ये नाम बदलकर यहाँ पर रह रहा है, इसलिए हम इसको पकड़ नहीं पा रहे थे। हमें शक तो था, पर सबूत नहीं मिल रहे थे। मैंने पूछा तो अब क्या होगा? कौशिक ने कहा एक ही तरीका है। उसने कहा आप शादी का खेल रचाइए, इसी तरह हम उसको पकड़ सकते हैं, वरना ये दोबारा यहाँ से भाग जाएगा। पहले भी ये भाग गया था, हमें ऐसा मौका दोबारा से नहीं मिलेगा। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि मैं ये सब कैसे होने दूँ? मैं कैसे अपनी बेटी को एक मुजरिम के करीब भी लेकर जा सकता हूँ? कौशिक ने मुझे तसल्ली दी थी। उसने कहा कि आप फ़िक्र नहीं करिए, हम पूरी निगरानी में सब कुछ करेंगे। आपकी बेटी को एक पल के लिए भी खतरा नहीं होगा। तब मेरा डर उठ गया था। मैंने कहा, अगर शादी वाले दिन आप उसको पकड़ कर ले गए, तो मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे? भला सारी ज़िंदगी उस पर उँगली उठाते रहेंगे। कौशिक ने उस बात पर मुझे वो जवाब दिया जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे उसके करीब में भी नहीं आने दूंगा। उसने कहा कि मैं खुद दृष्टि से शादी करूंगा। उसकी आवाज़ में यकीन था, सच्चाई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या तुम सच में सब कुछ करोगे? उसने कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरा हक भी है। मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। मैंने ऊपर वाले से दिल ही दिल में शुक्र किया। मैंने सोच लिया था कि अब जो होगा सच के साथ ही होगा। मैंने अपनी पत्नी को पूरी हकीकत नहीं बताई। मैं जानता था कि वो सुनकर टूट जाएगी। बस इतना कहा कि जो तुम चाहती हो वही हुआ है। न सिर्फ अमीर बल्कि एक अच्छा इंसान भी मिला है हमारी बेटी को। मैंने कहा दृष्टि को देखो, उसकी शादी हो गई है, वो कितनी ज़्यादा खुश है। जब शादी के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर सुकून देखा, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू दुख के नहीं थे, वहाँ शुक्र था। मेरी पत्नी ने भी दृष्टि को देखा, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। वो मेरे पास आई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मैंने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी, तुम बस डरी हुई थी। उस दिन के बाद मेरी पत्नी की तबीयत में बहुत बेहतरी आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि अभी तो उसकी जान खतरे में है, पर वो दिन गुजरते गए और जिस डॉक्टर ने पहले ये कहा था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पर अब वो खुद कह रहे थे कि उनकी हालत बेहतर हो रही है। उसके चेहरे पर रौनक आ रही है, उसकी ज़िंदगी वापस आ रही है। मैं समझ गया था कि खुशी इंसान के अंदर के ज़ख्मों को भी भर देती है। आज मेरी बेटी खुश है और एक सही हाथों में है। एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसकी कदर जानता है। मेरी पत्नी खुश है। उसके चेहरे पर वो सुकून है जो मैंने सालों के बाद देखा। वो अब बीते हुए वक्त के डर से आज़ाद है और सबसे ज़्यादा खुशी में है। उसके लिए नहीं कि मेरी बेटी अमीर घर में गई, बल्कि इसीलिए कि वो एक अच्छे इंसान के साथ गई। इसलिए मैंने अपनी बेटी को एक अंधेरे से बचा लिया। इसलिए मैंने वक्त पर सच का साथ दिया। जब मैं रात को अकेला बैठता हूँ, तो इस दिन को याद करता रहता हूँ। वो होटल, वो हॉल, वो हथकड़ियाँ, वो आंसू और फिर शादी। मुझे लगता है कि ज़िंदगी ने मुझे एक इम्तिहान में डाल दिया था और शायद मैं उस इम्तिहान में सही साबित हुआ। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे अचानक ठहर गई थी। सब कुछ थमा हुआ था, लेकिन उस ठहराव में एक अजीब सा सुकून भी था। मैं देर रात तक सो नहीं पाया। कमरे की खामोशी में बार बार वही मंजर आंखों के सामने घूम रहा था। हथकड़ियाँ, मेरी बेटी की आंखें, कौशिक की आवाज़ और वो पल जब मैंने अपनी बेटी को अंधेरे से निकालकर उजाले में खड़ा कर दिया था। सुबह हुई तो होटल के बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर चैनल पर वही तस्वीरें चल रही थी, लेकिन मैं इन सबसे दूर रहना चाहता था। मैं सिर्फ अपनी बेटी को देखना चाहता था। दृष्टि कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर न डर था, न कोई सवाल, बस सुकून था, जैसे उसके अंदर बरसों से जमा बोझ उतर गया हो। मैंने धीरे से पूछा, बेटी ठीक तो हो? उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा कि पापा, अब पहली बार लग रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। उसकी उस एक बात ने मेरे सारे दर्द धो दिए। शाम को कौशिक मेरे पास आया। अब वो कमिश्नर नहीं लग रहा था, वही पुराना लड़का जो कभी मेरी दुकान पर किताबों के पैसे जोड़ जोड़ कर रखता था। उसने कहा, आज अगर आप नहीं होते तो शायद मैं वर्दी में तो होता,
लेकिन इंसान नहीं होता। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, इंसान होना ही सबसे बड़ी वर्दी है। उस रात जब सब सो गए, मैं होटल की बालकनी में अकेला खड़ा था। नीचे वही दुनिया चल रही थी, भीड़, शोर, लालच, दिखावा, लेकिन मेरे अंदर गहरी शांति थी। तब मुझे समझ आया कि हर लड़ाई ताकत से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ सब्र, खामोशी और सही वक्त से जीती जाती हैं। कुछ महीने बीते, मेरी दुकान पहले जैसी नहीं रही। लोग अब मुझे किसी और नाम से जानते थे, लेकिन मैं जानता था कि मेरी असली पहचान वही है जो उस शादी हॉल में कुचली जाने वाली थी और फिर बच गई थी। मेरी पत्नी अब हंसने लगी, उसकी आंखों से वो पुराना डर गायब हो चुका था और मेरी बेटी हर हफ्ते मेरे पास आती, चाय बनाती और कहती कि पापा, आपने उस दिन सिर्फ मेरी शादी नहीं बदली थी, आपने मेरी तकदीर बदल दी। मैं हर बार चुप रह जाता, क्योंकि कुछ फैसले शब्दों के मोहताज नहीं होते। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन उस दिन की छाया मेरी जिंदगी से कभी पूरी तरह नहीं हटी। मैं अब भी सुबह दुकान खोलते वक्त अपनी बेटी की सूरत याद करता हूँ। अब वो ससुराल में थी, लेकिन हर शाम उसकी आवाज़ फ़ोन पर आ जाती थी। वो हमें फ़ोन कर लिया करती थी। आज मैंने ये बनाया पापा, आज मैं खुश हूँ। उसके हर शब्द में मुझे अपनी मेहनत का फल सुनाई देता था। कौशिक भी कभी कभी मेरे पास आ जाता, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी रौब के, बस एक बेटे की तरह। वो दुकान पर बैठकर चाय पीता और मुझसे पुराने दिन याद करता। वो कहता था, अगर आप उस दिन मुझे डांट कर भगा देते, अगर आपने मुझे मजदूर समझकर ठुकरा दिया होता, तो शायद आज मैं भी उन्हीं लड़कों में होता जो ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं उसकी बात सुनकर बस इतना कहता था कि बेटा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें इंसान समझा। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अब मुझे डर नहीं लगता। उसकी आंखों में पहली बार मैंने सुकून देखा, वो सुकून जो दवाइयों से नहीं आता, जो भरोसे से आता है। मैंने समझ लिया था कि इंसान का मन जब हल्का हो जाता है, तो शरीर भी साथ देने लगता है। कभी कभी मोहल्ले की लड़कियां मेरी दुकान पर आकर बैठ जाती, पढ़ाई के बारे में पूछती, अपने सपनों की बातें करती और मुझे लगता कि मेरी बेटी अकेली नहीं है। मेरी एक बेटी से शुरू हुई कहानी अब कई बेटियों तक पहुंच रही है। एक शाम मैं दुकान बंद कर रहा था, तभी एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि आपने उस दिन जो किया, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं किया था, आपने हम जैसे लोगों को भी हिम्मत दी थी। मैंने उसकी बात सुनी और पहली बार महसूस किया कि सच का असर धीरे होता है, लेकिन गहरा होता है। रात को घर लौटा तो मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्र किया। मैंने सोचा कि शायद हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उसे डर और सच में से किसी एक को चुनना होता है। उस दिन मैंने सच को चुना और उसी सच ने मेरी बेटी को बचाया, मेरी पत्नी को सुकून दिया और मुझे यह एहसास दिया कि मैं सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक बाप था जिसने वक्त पर सही फैसला लिया। अब जब मेरी उम्र ढलने लगी है और हाथ कांपते हैं, तो भी दिल मजबूत है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी को सिर्फ विदा नहीं किया था, मैंने उसे सही जगह सौंपा था। और जब तक सांस है, मैं उस दिन को याद करता रहूंगा, क्योंकि वही दिन था जब मैंने जाना कि एक बाप की सबसे बड़ी दौलत उसकी हिम्मत होती है। अब साल बीतने लगे थे, समय अपने साथ सफ़ेदी भी लाया और तजुर्बा भी। मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, आंखों की रोशनी कुछ कम हो गई, लेकिन दिल पहले से ज़्यादा साफ हो गया। मेरी दुकान अब पहले जितनी नहीं चलती थी, पर जो चलता था वो इज्जत थी। लोग आते, सामान लेने से पहले हालचाल पूछते थे, बेटी का नाम लेते थे और मैं हर बार सर झुकाकर ऊपर वाले का शुक्र करता। दृष्टि अब माँ बनने वाली थी। ये खबर जब मुझे मिली तो मैं कुछ देर बोल नहीं पाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा जैसे जिंदगी ने मुझे फिर से चुन लिया हो, जैसे वो कह रही हो, देखा, तुमने उस दिन जो फैसला लिया था, उसका फल अब तुम्हारी गोद तक आएगा। कौशिक ने फोन पर कहा था कि आप नाना बनने वाले हो। उसकी आवाज़ में बहुत खुशी थी। मेरी पत्नी उस दिन बहुत देर तक पूजा करती रही। वो बार बार कहती थी, अगर उस दिन सच सामने न आया होता, तो पता नहीं आज हमारी बेटी किस हाल में होती। मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि कुछ अगर और ख़ास इंसान को तोड़ देते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता था कि जो होना था वो सही वक्त पर हो गया। जब मेरी गोद में मेरी नातिन आई, तो मुझे अपनी बेटी का बचपन याद आ गया। वही मासूम आंखें, वही छोटी उंगलियां। मैंने उसे सीने से लगाया और पहली बार दिल से रो दिया। ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू सुकून के थे। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का चक्कर पूरा हो गया हो। कौशिक ने उस दिन मुझसे कहा, अगर आप चाहें तो इस दुकान को बंद कर दीजिए, अब आपको आराम करना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा कि बेटा, जब तक ये दुकान खुली है,
तब तक मेरी पहचान जिंदा है। ये वही जगह है जहाँ से तुम्हारी और मेरी कहानी शुरू हुई थी। अब मोहल्ले के बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। कोई पुलिस बनने का सपना देखता है, कोई टीचर बनने का, कोई डॉक्टर बनने का। और मैं उन्हें देखकर बस यही कहता हूँ कि बड़े बनो, लेकिन अच्छे इंसान ज़रूर बनना, क्योंकि दुनिया को सबसे ज़्यादा अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। रात को जब मैं चारपाई पर लेटता हूँ तो आंखें बंद करके, अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है, न वक्त से न हालात से, क्योंकि मैंने एक बाप होने का फ़र्ज़ निभा दिया था। और जब इंसान अपना फ़र्ज़ निभा देता है तो ज़िंदगी उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। और अगर कोई मुझसे पूछता कि उस दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का था, तो मैं बस इतना कहता हूँ कि मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी बेटी की आंखों में नज़र न मिला पाऊँ। और आज जब मेरी बेटी मुझे देखकर मुस्कुराती है तो मुझे लगता है कि मैं उस डर से जीत गया था। इस कहानी की सीख ये है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे, ओहदे या ताकत से नहीं, बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होती है। समाज में अक्सर लोग दिखावे और रुतबे के पीछे भागते हैं और ये भूल जाते हैं कि किसी इंसान का असली चरित्र क्या है। इस कहानी में एक बाप ने समाज के डर और बदनामी की चिंता किए बिना सच का साथ दिया और अपनी बेटी को गलत इंसान के हाथों में जाने से बचाया। ये कहानी ये सिखाती है कि माता पिता का सबसे बड़ा फर्ज सिर्फ शादी कर देना नहीं, बल्कि ये देखना होता है कि उनकी संतान सुरक्षित और खुश रहे। अगर समय रहते सही फैसला ना लिया जाए तो पूरी जिंदगी का पछतावा रह जाता है। इस बाप ने बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि उसने अपनी इज्जत समाज के हाथों नहीं सौंपी, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी को सबसे ऊपर रखा। ये कहानी ये भी बताती है कि सच्चाई, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है, उसकी मदद एक न एक दिन जरूर लौट कर आती है। जिस बच्चे को उसने कभी पढ़ाया था, वही आगे चलकर उसकी बेटी का सहारा बना। अगर अच्छे कर्म हों तो वो पीढ़ियों तक फल देते हैं। डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन सच और हिम्मत इंसान को मजबूत बनाते हैं। जब इंसान सही के साथ खड़ा होता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। समाज क्या कहेगा, ये सोचकर गलत को सह लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि एक बाप की सच्ची पूंजी उसकी हिम्मत, उसका बड़ा दिल और उसकी इंसानियत होती है, और वही उसकी बेटी की सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।